सभी को प्यार भरा नमस्कार। इंपीरियल एग्रो क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज देखिए खुशखबरी है कि आपका रिज़ल्ट बिल्कुल तैयार हो चुका है और आपका रिज़ल्ट सुनाएंगे आज। और रिज़ल्ट जो सुनाएंगे वो सुनाएंगे राजकुमार सर। तो राजकुमार सर से भी आज आपकी मुलाकात करवाऊंगा। आज सिर्फ आपको उनकी आवाज़ ही सुनने को मिलेगी, कुछ तकनीकी समस्या चल रही है इसलिए वो थोड़ा आपको मोटिवेट करेंगे, आपको रिजल्ट सुनाएंगे और कुछ अच्छी अच्छी बातें भी सुनाएंगे। उससे पहले हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे सॉल्व, जो पीछे जेट ICR BHU में पूछे गए हैं उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि किस किस प्रकार से आप अच्छे मार्क्स ला सकते हो उन क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व करके, ठीक है। और कुछ अमेजिंग ट्रिक्स भी बताऊंगा आपको इस वीडियो में, ताकि आपको आगे आने वाले जो एग्जाम्स हैं उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई समस्या ना हो। तो बने रहिएगा पूरी वीडियो में। लास्ट में आपको रिजल्ट सुनना है और रिजल्ट सुनाएंगे राजकुमार सर, ठीक है। तो पूरी क्लास अटेंड करिएगा, बहुत कुछ सीख के जाओगे यहाँ से आप, ठीक है। जो न्यू स्टूडेंट आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। कल मैंने सुना था कुछ स्टूडेंट न्यू आए थे, तो जो न्यू स्टूडेंट आए थे उनका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल पर। हमारे यहाँ पर डेली क्लासेस चलती है, सुबह ठीक 11:30 बजे एग्रीकल्चर की और शाम को ठीक 8:30 बजे बायोलॉजी की। टेस्ट सीरीज चल रही है अभी इन दिनों में टेस्ट सीरीज चल रही है। अब जल्दी ही 3 या 4 दिन बाद में, क्योंकि वो कुछ तकनीकी समस्या चल रही थी इस वजह से वो क्लासेस हो नहीं पाई, ठीक है। तो 3-4 दिन बाद में आपको ऑन द बोर्ड राजकुमार सर पढ़ाएंगे, ठीक है। आज उनसे मुलाकात करवाऊंगा आपकी थोड़ी सी। लास्ट में बात करेंगे हम क्लास के क्वेश्चंस जो है, आज 15 क्वेश्चन ही हैं लेकिन इंपॉर्टेंट हैं सारे के सारे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का रोमांचक सफर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, केंद्रक का अध्ययन क्या कहलाता है। केंद्रक का अध्ययन क्या कहलाता है। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर केंद्रक का अध्ययन किया जाता है वह क्या कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए है हमारा साइटोलॉजी, बी है हमारा कैरियोलॉजी, सी है हमारा कोरोलॉजी और डी है हमारा कार्डियोलॉजी। इस एक क्वेश्चन में मैं आपको 3 सवाल के जवाब दूंगा, बिल्कुल सही आपको बताना है क्या होगा इसका जवाब। केंद्रक का अध्ययन क्या कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए है हमारा साइटोलॉजी, बी है हमारा कैरियोलॉजी, सी है हमारा कोरोलॉजी और डी है हमारा कार्डियोलॉजी। क्या होगा इसका जवाब, बताइए जल्दी से क्या होगा इसका जवाब। जिसने इसका जवाब दिया है ऑप्शन नंबर बी वाला कैरियोलॉजी, बिल्कुल सही जवाब है। जो कैरियोलॉजी होती है उसके अंदर हम किसका अध्ययन करते हैं, उसके अंदर हम अध्ययन करते हैं केंद्रक का। कोशिका के अंदर जो केंद्रक पाया जाता है उसका अध्ययन हम करते हैं विज्ञान की कैरियोलॉजी ब्रांच के अंदर, ठीक है। अब केंद्रक का तो कर लिया, कोशिका का किस में करेंगे, तो कोशिका का अध्ययन हम करेंगे साइटोलॉजी के अंदर। किसके अंदर करेंगे, कोशिका का अंदर हम अध्ययन हम करेंगे साइटोलॉजी के अंदर, ठीक है। अब नेक्स्ट है कार्डियोलॉजी क्या होता है। अब देखिए कार्डियोलॉजी भी थोड़ा क्वेश्चन टफ है, पूछा जा सकता है आपसे जेट ICR में, हालांकि BHU में भी आ सकता है इस प्रकार का सवाल। देखिए जिस विज्ञान की जिस शाखा के अंदर हम हृदय संबंधी रोगों का अध्ययन करते हैं और हृदय का अध्ययन करते हैं वो कार्डियोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है, वो कार्डियोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाएगा, कार्डियोलॉजी कहलाएगा। ध्यान रखना इस चीज का। केंद्रक का अध्ययन क्या कहलाता है, केंद्रक का अध्ययन कहलाता है साइटोलॉजी और केंद्रक का अध्ययन कहलाता है कैरियोलॉजी, कोशिका का अंदर अध्ययन कहलाता है साइटोलॉजी, ठीक है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा। अगला सवाल है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में अंगदान दिवस कब मनाया जाता है। अब देखिए अंगदान का मतलब ये होता है कि कोई भी आदमी मनुष्य होता है वो अपने किसी अंग को दान कर देता है, जैसे आंख दान कर दी, गुर्दा दान कर दिया, लीवर दान कर दिया, या और भी ऐसे बहुत सारे होते हैं, हृदय दान कर दिया। अब आप कहोगे हृदय कब दान करता है, जब मर जाता है आदमी तो वो उससे पहले एक विल लिखता है अपनी, उसमें वो कहता है कि मेरे मरने के उपरांत सभी मेरे अंग किसी ज़रूरतमंद इंसान को दान कर दिए जाए, ठीक है। तो वो होता है अंगदान, ठीक है। नेत्रदान भी सुना ही होगा आपने, रक्तदान भी सुना ही होगा आपने। रक्त हालांकि अंग नहीं होता है, वो एक उत्तक होता है शरीर का, ठीक है। तो अब आपको बताना है भारत में अंगदान दिवस कब मनाया जाता है। पीछे पूछा गया सवाल है, ये पीछे एग्जाम्स में पूछा गया सवाल है बायोलॉजी सेगमेंट में। ऑप्शन नंबर ए है हमारा 20 जून, बी है हमारा 21 जुलाई, सी है हमारा 7 अप्रैल और डी है हमारा 13 अगस्त। बताइए जल्दी से क्या होगा जवाब इसका। 20 जून यानी कि आज 20 जून है, फिर उसके बाद में 21 जुलाई, फिर उसके बाद में 7 अप्रैल, फिर उसके बाद में 13 अगस्त। फिर इस क्वेश्चन में मैं आपको 2 सवाल और बताऊंगा इससे रिलेटेड। जवाब दीजिए इसका क्या होगा इसका जवाब। भारत में अंगदान दिवस कब मनाया जाएगा। देखिए जिसने इसका जवाब दिया है ऑप्शन नंबर सी डी वाला 13 अगस्त, बिल्कुल सही जवाब है। जिसने गलत जवाब दिया है कोई दिक्कत नहीं है, गलत जवाब भी यहाँ पर एक्सेप्ट किया जाता है।
आपको सही सिखाने के लिए यहाँ पर अवेलेबल हैं हम। तो 13 अगस्त जो होती है उस दिन क्या किया जाता है, 13 अगस्त के दिन अंगदान दिवस मनाया जाता है। अब ये देखिए 7 अप्रैल लिखा हुआ है, 7 अप्रैल वाला क्वेश्चन भी आ जाता है कई बार। तो 7 अप्रैल के दिन क्या होता है, 7 अप्रैल के दिन विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। अब ये क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। क्यों है, क्योंकि इस बार देखिए कोरोना फैल रहा है। तो कोरोना किससे रिलेटेड है, कोरोना है मेडिकल से रिलेटेड, मेडिकल किससे रिलेटेड है, हमारी बायोलॉजी से रिलेटेड है। तो स्वास्थ्य को लेकर एक सवाल पूछा जा सकता है आपसे, तो आप नोट कर लीजिए 7 अप्रैल के दिन विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है 7 अप्रैल के दिन, ठीक है। और इत्तेफाक से इस दिन मेरा बर्थडे भी आता है, ठीक है, विश जरूर करना अगली बार। अगला सवाल देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए BHU 2017 का सवाल है। BHU 2017 का सवाल है, क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए। देखिए डीएनए के नाइट्रोजनी क्षारक, डीएनए के नाइट्रोजनी क्षारक आप जानते हो एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन, 4 क्षारक होते हैं, ठीक है, का सही युग्म है। मतलब यहाँ पर पूछा गया है कि डीएनए के जो क्षारक अनुक्रम होते हैं वो किस किस जोड़े से जुड़े होते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या ऑप्शन दिए गए हैं, एडेनिन थाइमिन से और साइटोसिन ग्वानिन से। ऑप्शन नंबर बी है हमारा एडेनिन साइटोसिन से, ग्वानिन एडेनिन से। ऑप्शन नंबर सी है हमारा ग्वानिन थाइमिन से, थाइमिन साइटोसिन से। ऑप्शन नंबर डी है हमारा साइटोसिन एडेनिन से और थाइमिन ग्वानिन से। अब क्या होगा इसका आंसर, BHU 2017 का सवाल है, 2017 में आया, दैट मीन्स 2020 में भी आ सकता है ये सवाल। तो क्वेश्चन तो रिपीट होते हैं, हाँ मानता हूँ कि सारे के सारे रिपीट नहीं होते हैं, लेकिन आप पीछे वाले जो सारे पेपर पढ़ लोगे तो कम से कम आप 4-5 क्वेश्चन तो सोल्व कर ही लोगे। इसीलिए पुराने पेपर पढ़ते हैं स्टूडेंट, जो टॉपर्स होते हैं ना वो सबसे पहले यही देखते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, वो सबसे पहले पुरानी चीज़ें खंगालते हैं, फिर उसमें से वो नया बेस तैयार करते हैं अपना। तो इसका आंसर जिसने दिया ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही जवाब है। ए किससे जुड़ा होगा, जी से जुड़ा होगा, और सी किससे जुड़ा होगा, टी से जुड़ा होगा। इसके बारे में और दिलचस्प आपको बातें बताऊंगा मैं, ध्यान से सुनिए। देखिए एडेनिन जो होता है वो ग्वानिन से जुड़ा होता है, किससे जुड़ा होता है, एडेनिन, यहाँ पर देखिए एडेनिन जो होता है वो किससे जुड़ा होता है, थाइमिन से जुड़ा होता है। थाइमिन से वो 2 बंध के द्वारा जुड़ा होता है। कितने बंध के द्वारा जुड़ा होता है, 2 बंध के द्वारा जुड़ा होता है। और जो बंध होते हैं वो होते हैं हाइड्रोजन बंध, ठीक है। कौन से बंध होते हैं, हाइड्रोजन बंध होते हैं। और जो थाइमिन होता है वो किससे जुड़ा होता है, वो ग्वानिन से जुड़ा होता है। उसमें कितने बंध होते हैं, इसमें होते हैं 3 बंध। अब सवाल ऐसे भी पूछा गया है पीछे एग्जाम में कि एडेनिन और थाइमिन के बीच में कितने हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं। पहले क्वेश्चन ये भी पूछा गया था कि कौन सा बंध पाया जाता है। तो ध्यान रखना, बंध जो पाया जाएगा या बॉन्ड जो पाया जाएगा वो पाया जाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। अब ए और टी के बीच में डबल बॉन्ड होंगे और सी और जी के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा गया था कि डीएनए के क्षारक अनुक्रम में एडेनिन और थाइमिन के बीच में कितने हाइड्रोजन बंध होते हैं। और ऑप्शन में था 1, 2, 3 और 4। तो आपका आंसर क्या हो जाता वहां पर, अगर आपको पता होता तो आपका आंसर हो जाता वहां पर ऑप्शन नंबर दूसरा, 2 बंद, ठीक है। तो इस प्रकार से बिल्कुल कॉन्सेप्ट आपके सारे क्लियर करे जाएंगे, ठीक है। अगर न्यू स्टूडेंट हो तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और पुराने हो तो लाइक करिए और क्लास के बाद में कमेंट करके जरूर जाना, ठीक है। बिल्कुल आपका फंडा क्लियर हो गया। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, देखिए क्या है अगला सवाल। अगला सवाल है हमारा, पादप कोशिका का रसोई घर कहलाता है। क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछा गया है पादप कोशिका का रसोई घर कहलाता है। क्योंकि क्वेश्चन तो वो ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है, बार बार घुमा के पूछेगा, वो तो क्वेश्चन इजी थोड़ी पूछेगा आपसे। इजी तो सबको आते हैं। देखिए जीतता वही है जो सबसे अलग सोच रखता है, जीत उसी की होती है जो सबसे अलग सोच रखता है, जो कंटिन्यू मेहनत करता है। पढ़ते तो सभी हैं, किताबें तो सबके पास ही, यूट्यूब का अंबार खुला पड़ा है, भरा पड़ा है, कुछ भी पढ़ लो, कहीं से भी पढ़ लो, कोई फर्क थोड़ी ना पड़ता है। लेकिन जो इंसान सही चीज़ का चुनाव करता है वही जीतता है। सही चीज़ का चुनाव ही उसको, सही डिसीजन का चुनाव ही उसको जीत की ओर लेकर जाता है, ठीक है। तो पादप कोशिका का रसोई घर पूछा है। ऑप्शन नंबर ए है हमारा राइबोसोम, बी है हमारा केंद्रक, सी है हमारा हरित लवक और डी है हमारा केंद्रिका। अब जवाब आपको देना है, जवाब आपके हाथों में है, ठीक है। अंगूठे से दबाना है आपको, अंगूठे से दबाना है आपको। कौन सा कमेंट होगा आपका, ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। ओके करोगे तो अंगूठे का इस्तेमाल लोगे आप। बताइए इसका जवाब क्या होगा। पादप कोशिका का रसोई घर क्या कहलाएगा, राइबोसोम कहलाएगा, केंद्रक कहलाएगा, हरित लवक कहलाएगा या फिर केंद्रिका कहलाएगा। देखिए हरित लवक को कहते हैं हम क्लोरोप्लास्ट। क्या कहते हैं, हरित लवक को हम क्लोरोप्लास्ट के नाम से भी जानते हैं। क्लोरोप्लास्ट अलग होता है, क्रोमोप्लास्ट अलग होता है, ठीक है। इस चीज का भी ध्यान रखना, दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। जिसने ऑप्शन नंबर सी जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है। पादप कोशिका का जो रसोई घर होता है, जो उसका किचन होता है, प्लांट्स किचन भी बोल सकते हैं, प्लांट सेल्स किचन भी बोल सकते हैं इसको।
तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा हमारा क्लोरोप्लास्ट। इसको हम हरित लवक के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? हरित लवक के नाम से भी जानते हैं। इज दैट क्लियर? चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही अमेजिंग क्वेश्चंस हैं। देखो पूरी क्लास अगर अटेंड करोगे तो बहुत कुछ सीख के जाओगे। अगर फालतू में इधर उधर की बातें करनी है और इधर उधर के वीडियोस देखने हैं तो देखते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। टाइम तो आदमी के पास खूब होता है, लेकिन जीतता वही है जो अपने समय का सही इन्वेस्टमेंट करता है, क्योंकि ये अभी आपके टाइम का इन्वेस्टमेंट है। देखो पैसे का इन्वेस्टमेंट जो करता है ना, वो बाद में पैसे को तो वापस भी कमा सकता है, लेकिन एक बार जिसने टाइम का इन्वेस्टमेंट गलत जगह पर कर दिया, वो टाइम फिर उसको वापस नहीं मिलेगा। इसलिए बने रहिएगा पूरी क्लास के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, एंजाइम का नॉन प्रोटीन भाग क्या कहलाता है? BHU 2017 का सवाल है। BHU 2017 का सवाल है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है? एंजाइम का नॉन प्रोटीन भाग क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए है हमारा होलो एंजाइम, बी है हमारा एमिनो अम्ल, सी है हमारा कैप्सिड और डी है हमारा कोएंजाइम। अब इस क्वेश्चन में मैं आपके 4 क्वेश्चन कंप्लीट करूंगा, बिल्कुल 4 क्वेश्चन आपके कंप्लीट किए जाएंगे। आप बने रहिएगा। देखिए पहले इसका जवाब दे दीजिए। इसका जवाब दीजिए क्या होगा? ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? पहले इसका जवाब दीजिए, फिर आगे अपन डिस्कस करते हैं। देखिए जिसने इसका जवाब दिया है ऑप्शन नंबर डी वाला को एंजाइम, बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। जो डीएनए का एंजाइम का जो नॉन प्रोटीन पार्ट होगा, वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा को एंजाइम, ठीक है। अब देखिए एक क्वेश्चन और होता है। एक क्वेश्चन होता है कि जो प्रोटीन होता है उसकी बेस यूनिट क्या होती है? प्रोटीन की इकाई क्या होती है? प्रोटीन की इकाई क्या होती है? प्रोटीन की इकाई होती है अमीनो अम्ल। यानी कि इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि प्रोटीन किससे बनती है? प्रोटीन बनती है अमीनो अम्ल से। किससे बनती है? अमीनो अम्ल से बनती है। कोशिका के अंदर एक विशेष प्रकार की गतिविधि होती है, ध्यान से सुनिए। कोशिका के अंदर एक विशेष प्रकार की गतिविधि होती है। उस गतिविधि में आरएनए हिस्सा लेता है, राइबोसोम हिस्सा लेता है और किसका निर्माण करता है? और निर्माण करता है प्रोटीन का। कैसे करता है? आरएनए के अंदर कोशिका के अंदर अमीनो अम्ल पाए जाते हैं लगभग 20-21 प्रकार के, और कोशिका के अंदर कोडोन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? कोडोन पाए जाते हैं। वो कोडोन क्या करते हैं? इन अमीनो अम्लों को कोड करते हैं और आरएनए की सहायता से, किसकी सहायता से? आरएनए की सहायता से राइबोसोम तक लेकर जाते हैं और वहां प्रोटीन का निर्माण करते हैं। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि कोशिका की प्रोटीन निर्माण फैक्ट्री कौन सी है, तो प्रोटीन निर्माण फैक्ट्री कौन सी हो जाएगी? प्रोटीन निर्माण फैक्ट्री हो जाएगी आपकी राइबोसोम, ठीक है। इज दैट क्लियर? आपको बिल्कुल पूरे फंडे क्लियर कर देंगे। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो क्या होगा? नॉन प्रोटीन भाग तो कहलाएगा हमारा कोएंजाइम, और प्रोटीन किससे मिलकर बनी होती है? अमीनो अम्ल से मिलकर बनी होती है। चलिए एक क्वेश्चन मैंने कहा था 4 की जगह 3 कर देता हूँ, न वरना ज्यादा हो जाएगा। कैप्सिड, एक शब्द है कैप्सिड। कैप्सिड होता क्या है? अब देखिए वायरस नाम आपने सुना होगा, बहुत सारे लोगों ने वायरस पहले सुना नहीं था, लेकिन आजकल तो अभी कंडीशन ये चल रही है कि अपने गांव के जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो भी वायरस का नाम जान गए। कैसे जान गए? जो कोरोना है ना, उसकी वजह से जान गए। ये कोरोना जो आ गया ना, इसकी वजह से जान गए। बहुत गुस्सा आता है कभी मेरे को कोरोना पर, क्या करूं, बहुत सारे बच्चों का भविष्य खराब कर रहा है ये कोरोना। लेकिन जिस दिन मुझे मिल गया ना ये कोरोना, उस दिन मैं देखना आप सबका बदला मिलकर लूंगा मैं। आप टेंशन मत लो, आप कोरोना मिल गया तो कोरोना की वजह से क्या हुआ कि सब लोग जान गए कि वायरस नाम की एक चीज होती है, चाहे वो गांव का पढ़ा लिखा आदमी हो या अनपढ़ आदमी हो। तो वायरस के ऊपर क्या होता है? एक प्रोटीन का आवरण होता है। किसका आवरण होता है? प्रोटीन का एक आवरण होता है, एक कवर होता है, एक उसकी कोटिंग होती है। उस कोटिंग को हम किसके नाम से जानते हैं? उस कोटिंग को हम कैप्सिड के नाम से जानते हैं। अब समझ में आई बात? वायरस का प्रोटीन चोल, प्रोटीन आवरण, प्रोटीन का कवर या प्रोटीन की कोटिंग क्या कहलाती है? कहलाती है वो कैप्सिड, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपको एक एक क्वेश्चन में 4 क्लियर करेंगे। अगला सवाल देखिए क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हालांकि किसी को इजी लग सकता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, किसी को इजी तो किसी को हार्ड लगता है। क्वेश्चन पूछा गया है, डीएनए का द्विकुंडलित मॉडल किसने प्रस्तुत किया था? ठीक है, डीएनए का द्विकुंडलित मॉडल किसने प्रस्तुत किया था? ऑप्शन नंबर ए है हमारा श्वान व स्लीडेन, बी है हमारा नोल्वे रस्का, सी है हमारा बीडल व टेटम और डी है हमारा वॉटसन व क्रिक। ठीक है, अब आपको बताना है कि किसने प्रस्तुत किया था। डीएनए का द्विकुंडलित मॉडल को इंग्लिश में बोलते हैं डबल हेलिक्स मॉडल। ठीक है, फिर मैं ये चारों ही आदमी बताऊंगा। ये जो 8 आदमी आपके सामने लिखे हुए हैं, एक ऑप्शन में 2 तो 4 ऑप्शन में 8 आदमी हो गए। ये 8 आदमियों ने क्या क्या किया था, इन सबका बताऊंगा। फिर मैं बताइए जल्दी से, जिसने इसका जवाब दिया है वॉटसन व क्रिक, ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल सही जवाब है। जो वॉटसन व क्रिक थे, दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त थे और दोनों ने क्या किया था, मिलकर किसका निर्माण किया था, खोज किया था या कुछ भी कह सकते हो आप, या मॉडल बनाया था। वो बनाया था डीएनए का। तो डीएनए का द्विकुंडलित मॉडल किसने बनाया? वॉटसन व क्रिक नामक 2 दोस्तों ने, 2 वैज्ञानिकों ने बनाया। दोस्त तो अपने निजी जीवन में थे, बाकी तो वैज्ञानिक ही थे ये। ठीक है, अब उसके ऊपर दिया गया है बीडल व टेटम। बीडल व टेटम कौन थे? आपने सुना होगा बहुत बार नाम। तो बीडल व टेटम ये भी 2 महान वैज्ञानिक थे और इन्होंने एक जीन एक एंजाइम परिकल्पना की
सिद्धांत को दिया था। एक जीन एक एंजाइम परिकल्पना सिद्धांत किसने दिया था? एक जीन एक एंजाइम परिकल्पना किसने दी थी? बीडल वे टेटम नामक वैज्ञानिक ने दी थी। ठीक है, ध्यान रखना। अब इसके ऊपर दो और दोस्त हैं, वो है नाल्वेरस्का। नाल्वेरस्का ने क्या किया था? इन्होंने देखिए, इन्होंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रिक अलग होता है और इलेक्ट्रॉन अलग होता है, ध्यान रखना, इलेक्ट्रिक अलग है और इलेक्ट्रॉन अलग है। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज की थी, किसने की थी? नाल्वेरस्का नामक दो साइंटिस्ट ने। अब इसकी एक बहुत ही अमेजिंग बात बताता हूं कि जो आप साधारण अपनी आंखों से जो चीज देखते हो ना, साधारण अपनी आंखों से आप छोटा से छोटा हिस्सा क्या देख सकते हो? एक जो बाल होता है ना, बाल की जो मोटाई होती है ना, उस बाल का आधा मान लो आप, उसका आधा देख सकते हो। वैसे तो बाल बारीक होता है, लेकिन बाल का आधा देख सकते हो आप। ये मान सकता हूं कि मैं उससे भी बारीक देख सकते हो आप। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है, उससे 2 लाख गुना छोटी चीज देखी जा सकती है। कितनी? 2 लाख गुना छोटी चीज देखी जा सकती है। इज दैट क्लियर? बिल्कुल फैक्ट है ये। आपको फैक्ट सुन के आपके कान फटे के फटे रह गए होंगे, मैं जान सकता हूँ, मान सकता हूँ इस चीज़ को, लेकिन ये बिल्कुल फैक्ट है कि जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है, उससे 2 लाख गुना छोटी चीज को देखा जा सकता है। और जो वायरस होता है वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ही दिखता है। किससे दिखता है? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ही दिखता है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट है श्वानमिश्र-लीडेन। ये कौन थे भाई? अब तो श्वानमिश्र-लीडेन क्या थे? इन्होंने कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। किसका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले वैज्ञानिक थे श्वानमिश्र-लीडेन। इन्होंने क्या सिद्धांत दिया था? वो अपन अब ज्यादा हो जाएगा, इसलिए कभी और डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिपेरिन का स्त्रवण कहाँ से होता है? हिपेरिन, अब जो हिपेरिन को नहीं जानता, पहले हिपेरिन क्लियर कर देता हूं मैं, फिर उसके बाद में आपको जवाब देना है। पहले देखिए, ये आईसीआर 2010 का सवाल है। कब का सवाल है? आईसीआर 2010 का सवाल है। तो 2010 में आया तो 2012 में भी आ सकता है, 15 में भी आ सकता है, 18 में भी, और अब 2020 में भी आ सकता है। ठीक है, तो हिपेरिन का स्त्रवण ऑप्शन नंबर ए है मोनोसाइट, बी है न्यूट्रोफिल्स, सी है बेसोफिल्स और डी है हमारा लिम्फोसाइट। ऑप्शन नंबर 4 ऑप्शन है, आपको जवाब देना है। पहले जवाब देते रहना, आप कोई दिक्कत नहीं है, जवाब बाद में देना। पहले मैं समझा देता हूँ। देखिए, हिपेरिन होता क्या है, कहाँ होता है? हिपेरिन एक विशेष प्रकार का एक लेटेक्स होता है, एक तरल होता है, जो हमारे खून के अंदर पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है? हमारे खून के अंदर पाया जाता है। और इसका एक विशेष काम होता है, बॉडी इसको एक विशेष काम सौंपती है कि आपको जो ब्लड है या जो खून है, उसको आपको जो ब्लड वेसल्स है या जो रक्त की शिराएं और धमनियां हैं, जो रक्त की पाइपलाइन शरीर के अंदर बिछी हुई है, जहां पर रक्त दौड़ता है, उसके अंदर आपको रक्त को, ब्लड को जमने नहीं देना है, क्लॉट नहीं होने देना है। ठीक है, तो आपसे अगर कभी पूछ लिया जाए कि रक्त को धमनियों और शिराओं में जमने से रोकने वाला कौन सा तरल द्रव्य होता है, तो वो कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका अपना हिपेरिन। ठीक है, आपका अपना हिपेरिन है। वो क्या करेगा? वो बॉडी के अंदर रक्त को या ब्लड को जमने नहीं देता है। ठीक है, इज दैट क्लियर? अब देखिए, इसका जो आंसर होगा, वो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका सी वाला, बेसोफिल्स। बेसोफिल्स क्या करता है? बेसोफिल्स के वहां से हिपेरिन का स्त्रवण होता है। आईसीआर 2010 का सवाल है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इजी सवाल दिख रहा है आपको, लेकिन जैसे ही आप इसके जो ऑप्शंस पढ़ते हो, आपके हाथ पांव कांपने उठते हैं, कांपने लग जाते हैं। कैसे बताऊं? मैं बताता हूं आपको कैसे होता है। ये देखिए, भारत का राष्ट्रीय पक्षी, आईसीआर 2010 का सवाल है। ऑप्शन नंबर 1 है हमारा क्रियोसिप्स निग्रेसिप, बी है निलंबो न्यूसिफोरा, सी है पेवोक्रिस्टस और डी है हमारा लायन। अब आधे बच्चे तो ये भी नहीं देखते हैं कि पक्षी पूछा है या पशु पूछा है, तो वो तो बेचारे उनकी तो थोड़ा ज्ञान उनको कम होता है, तो वो तो सीधा कर देते हैं लायन। लायन यानी कि शेर। ठीक है, अब कुछ बच्चे दिमाग लगाते हैं, वो कर देते हैं निलंबो न्यूसिफेरा, जिनको अधूरा ज्ञान होता है। तो निलंबो न्यूसिफेरा तो कमल का फूल है, ये हमारा राष्ट्रीय पक्षी नहीं, ये हमारा राष्ट्रीय पुष्प है। फिर कुछ होते हैं जो गलत कर देते हैं, और लास्ट में बहुत कम स्टूडेंट होते हैं जो सही जवाब देते हैं पेवोक्रिस्टेटस। अब पेवोक्रिस्टेटस किसका जंतु वैज्ञानिक नाम है? ये जंतु वैज्ञानिक नाम है मोर का। तो ध्यान रखना, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी है पेवोक्रिस्टेटस। अब मोर तो सभी जानते हैं, मोर तो 5वीं का बच्चा ही जानता है कि मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, लेकिन इसका जंतु वैज्ञानिक नाम कोई नहीं जानता। इसीलिए वो आईसीआर में इसी प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बिल्कुल घुमा के। इसीलिए कहता हूँ साइंटिफिक नेम, जूलॉजिकल नेम ज़्यादा से ज़्यादा याद करो, ताकि एग्जाम में आप अव्वल कर सको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा। अगला सवाल है, डीएनए अणु का व्यास होता है। आईसीआर 2010 का सवाल है, डीएनए अणु का व्यास होता है। ऑप्शन नंबर ए है हमारा 20 आर्मस्ट्रॉन्ग, ऑप्शन नंबर बी है हमारा 30, 40 या 50। क्या होगा इसका जवाब? डीएनए अणु का व्यास 20, 30, 40 या फिर 50। डीएनए अणु का व्यास 20, 30, 40 या फिर 50। ये तो राइमिंग हो गई यार। हाँ, जवाब दीजिए।
जिसने ए जवाब दिया है, ऑप्शन नंबर ए वाला जवाब दिया है, बिल्कुल सही जवाब है। डीएनए अणु का व्यास कितना होगा? डीएनए अणु का व्यास होगा 20 आर्मस्ट्रॉन्ग। कितना होगा? 20 आर्मस्ट्रॉन्ग इसका सही जवाब हो जाएगा। आईसीआर 2010 का सवाल है, ठीक है। डीएनए के बारे में सब कुछ याद कर लेना भाई, डीएनए से तो सवाल आएगा ही आएगा। डीएनए से एक ना एक सवाल कंफर्म आएगा, डीएनए को पूरी तरह से याद कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा अगला सवाल। इस क्वेश्चन को मैं ऐसे सॉल्व नहीं कराऊंगा, इस क्वेश्चन को मैं एक बहुत ही अमेजिंग ट्रिक से सॉल्व करवाऊंगा, और जो अगर वो ट्रिक आपने आज ध्यान से देख ली तो आप जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे। इसलिए लाइव चैट बॉक्स को एक बार बंद कर लीजिए और जो मैं दिखा रहा हूं आपको वो देखिए, सुनना बाद में, देखना पहले, ठीक है। तो देखिए ये आपके सामने क्या है, ये आपके सामने अभी आपको जो दिख रहा है ये चीज क्या है? ये एक प्रकार का कीड़ा है, ठीक है, कीड़ा है। मैंने इसीलिए यहाँ पर क्या लिखा है? कीड़ा लिखा है, ठीक है। ये विटामिन क्या है? ये विटामिन जो भी है इसको आपको याद नहीं रखना, आपको सिर्फ याद रखना है कीड़ा। क्या याद रखना है? कीड़ा याद रखना है। अब आपको कहा जाए व्हाट्सएप लैंग्वेज में कीड़ा लिखो, व्हाट्सएप लैंग्वेज कौन सी होती है मैं बता देता हूँ, जिसको हम हिंदी में इंग्लिश में लिखते हैं ना, हिंदी की जो लैंग्वेज उसको इंग्लिश में लिखते हैं ना, वो होती है व्हाट्सएप लैंग्वेज, ठीक है। तो अगर आपको कहा जाए कि कीड़े को व्हाट्सएप लैंग्वेज में लिखिए तो आप कैसे लिखोगे? KEDA, ऐसे लिखोगे। KEDA मतलब कीड़ा, कीड़ा हो गया। अब कीड़े से संबंध क्या है? अब कीड़े से संबंध ये है कि देखिए ये यहाँ पर है विटामिन K, विटामिन E, विटामिन D और विटामिन A। तो ये 4 विटामिन हैं। ये विटामिन ध्यान रखना, ये विटामिन किस में होते हैं? ये विटामिन होते हैं वसा में घुलनशील विटामिन। तो अब आपसे पूछा गया है वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं, तो आपको क्या बताना है? KEDA, कीड़ा याद रखना है। कीड़ा जैसे ही आपने दिमाग में कीड़ा आया, आपको कुछ याद नहीं करना है, कीड़ा आया व्हाट्सएप लैंग्वेज में लिख लो उसको, कीड़ा स्पेलिंग को KEDA 4 आ गए तो आपका दिमाग क्लियर हो जाएगा कि भाई क्या है कीड़ा, क्या है कीड़ा। जो कीड़े के अंदर जो 4 वर्ड्स हैं वो चारों ही विटामिन है, वो चारों ही वसा में घुलनशील विटामिन है। इज दैट क्लियर? बिल्कुल फंडा क्लियर हो गया। अब बचे विटामिन बी और सी। तो बी और सी किस में घुलनशील है? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और जो सी वाला सी विटामिन है वो दोनों ही जल में घुलनशील है, ठीक है। तो मोस्टली आपको जल वाला तो पूछा नहीं जाएगा, आपको तो यही पूछा जाएगा कि विटामिन, जो विटामिन होते हैं वसा में घुलनशील वो कौन कौन से होते हैं। तो कुछ नहीं करना, सीधा रफ पेज पे जाना पीछे, वहां पर कीड़ा लिखना, कीड़ा लिखते ही आपको KEDA लिखा आ जाएगा। KI मत लिख देना बच्चों, थोड़ा सा तो ध्यान रखना ही पड़ेगा, ठीक है। KEDA आ जाएगा और आपको KEDA 4 ऑप्शन 4 वर्ड्स मिल गए और ये चारों के चारों वसा में घुलनशील विटामिन हो जाएंगे, ठीक है। तो अब इसका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? विटामिन A, D और E हो जाएगा, कि इसके अंदर है नहीं, ठीक है। तो उपरोक्त सभी इसका सही जवाब हो जाएगा। देखिए इस अमेजिंग ट्रिक्स को अगर आपको अब पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और पुराने जो स्टूडेंट हैं वो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और क्लास खत्म होने के बाद में ट्रिक बताना कैसी लगी, और इस ट्रिक के बारे में एक अच्छा सा कोई कमेंट करके जाना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा कीड़ा आपको। अगला सवाल देखिए, ये वापस से आ गया है कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा होगा? तो विटामिन बी होगा, सी होगा, कीड़ा होगा या कोई नहीं होगा। तो यहाँ पर कीड़ा इस प्रकार का सवाल आता नहीं है, ऐसे जो अभी सवाल मैंने सेट किए हैं ना, इस प्रकार का सवाल आएगा नहीं। लेकिन ये तो मैंने आपको याद करने के लिए बताया कि भाई सी में कीड़ा दिया गया है, तो कीड़े से आपको याद हो जाएगा KED और A। KED और A क्या हो जाएंगे? वसा में घुलनशील विटामिन हो जाएंगे। अब देखिए एक एक क्वेश्चन पे मैं इतनी लंबी एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ आपको, तो इससे ज़्यादा और अच्छा क्या हो सकता है। नेक्स्ट देखिए एंजाइम क्या है। जेट 2010 का सवाल है, एंजाइम क्या है? ऑप्शन नंबर ए है हमारा वसा, बी है हमारा प्रोटीन, सी है हमारा लवण और डी है हमारा शर्करा। अब आपको जवाब देना है, जवाब आपके हाथों में है, आपके अंगूठे के नीचे। क्या होगा इसका जवाब? एंजाइम क्या है? वसा है, प्रोटीन है, लवण है या शर्करा है? क्या होगा इसका जवाब? A, B, C या D? जल्दी से जवाब दीजिए, एंजाइम क्या है? जेट 2010 का सवाल है, ये जेट 2010 में पूछा गया है। क्या होगा इसका जवाब? बिल्कुल सही जवाब है। देखिए जिसने इसका जवाब दिया है प्रोटीन, बिल्कुल सही जवाब है। एंजाइम एक प्रकार का क्या होता है? एंजाइम एक प्रकार का प्रोटीन होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है, अगला सवाल है हमारा, कोशिका की प्रोटीन निर्माण फैक्ट्री है। कोशिका की प्रोटीन निर्माण फैक्ट्री, पीछे पूछ चुका हूं मैं आपसे ये सवाल, पीछे ही मैंने पहले ही बता दिया था, और ये जेट 2010 का सवाल है। जेट 2010 में हालांकि इस सवाल को ऐसे नहीं पूछा गया था, आप पीछे बुक में जाके देखोगे आपको मिलेगा नहीं, तो आप कहोगे कि सर क्या आप हमें बेवकूफ़ बना रहे हो, ऐसा तो सवाल था ही नहीं। तो सवाल इस प्रकार से पूछा नहीं गया था, सवाल पूछा गया था कि कोशिका के अंदर प्रोटीन संश्लेषण कहाँ पर होता है। लेकिन प्रोटीन संश्लेषण बेसिकली आप सब लोग जानते हो कहाँ पर होता है, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को थोड़ा ट्विस्ट किया, घुमाया और इस प्रकार से आपके सामने पेश किया। तो अब आपको बताना है कि कोशिका की प्रोटीन निर्माण फैक्ट्री कौन कहलाएगी। तो अब आपको पता ही है राइबोसोम होती है, वहाँ पर क्या होता है? प्रोटीन का निर्माण होता है, आरएनए की सहायता से अमीनो अम्ल को वहाँ पर लाया जाता है और वहाँ पर क्या किया जाता है? प्रोटीन का निर्माण किया जाता है। दैट क्लियर?
चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 2-3 क्वेश्चन और है, फिर आपका रिजल्ट सुनाएंगे। देखिए जो न्यू स्टूडेंट अभी जुड़े हैं उनको बता देता हूं मैं कि आपका रिजल्ट सुनाया जाने वाला है, थोड़ी देर बाद में आप सभी का रिजल्ट सुनाएंगे जो पीछे टेस्ट हुआ था उसका, ठीक है। अब देखिए आईसीआर 2012 का क्वेश्चन है, किस लेवल के क्वेश्चन आईसीआर में पूछे जाते हैं इसका अंदाजा भी आपको यहाँ पर लगेगा। क्वेश्चन पूछा गया है कि बादाम का खाए जाने वाला भाग है, बादाम का खाए जाने वाला भाग है। ऑप्शन नंबर ए है हमारा बीजांड, बी है हमारा बीज पत्र, सी है हमारा पुष्प और डी है हमारा भ्रूण। अब बादाम का खाए जाने वाला भाग बताना है आपको, क्या होगा, बादाम का खाए जाने वाला भाग बताना है, बीजांड, बीज पत्र, पुष्प या भ्रूण। क्या जवाब होगा इसका बताइए जल्दी से। आईसीआर 2012 का सवाल है, फिर मैं बताऊंगा इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है कोई दिक्कत नहीं है, मैं उनको हिंदी में आप इंग्लिश में आपको ट्रांसलेट कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप ना बताते भी नहीं हो कि कौन सा स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम का है, कमेंट करके नहीं जाते, तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी नहीं है, फिर बाद में करते हो सर मैंने आपकी क्लास देखी थी आप हिंदी में पढ़ा रहे थे, तो मैं हिंदी में पढ़ा रहा था, मुझे पता नहीं है मैं कौन सी क्लास में हिंदी में पढ़ा रहा था। तो बादाम का खाए जाने वाला भाग जिसने इसका जवाब दिया है ऑप्शन नंबर बीज पत्र वाला, बी वाला बिल्कुल सही जवाब है। जो बीज पत्र होता है उसको कोटिलिडॉन्स के नाम से जानते हैं, कोटिलिडॉन्स के नाम से भी जानते हैं इसको, तो ध्यान रखना कोटिलिडॉन्स या बीज पत्र क्या होता है, बादाम का खाए जाने वाला भाग है। तो जो आप बादाम खाते हो अपने दिमाग को चलाने के लिए, वो क्या होती है, वो एक प्रकार से उस पादप का क्या होता है, बीज पत्र होता है, उस पादप का क्या होगा, बीज पत्र होगा या कोटिलिडॉन्स होगा, ठीक है। और एक बहुत ही अच्छी बात बताऊंगा बच्चों कि जो दिमाग होता है ना, वो अक्ल जो होती है ना, वो बादाम खाने से नहीं आती है, वो ठोकर खाने से आती है। वो ठोकर आप कैसे खा सकते हो, वो ठोकर आप, मैं कहता हूँ कि आपको उस ठोकर को खाने की ज़रूरत नहीं है, बिना उस ठोकर के खाए, बिना बादाम के खाए आपको अक्ल आ सकती है। आप इस कोरोना काल का पूरा सदुपयोग करो और ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या करो, पढ़ाई करो, थ्योरी को पढ़ो और टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करो, जिससे क्या होगा, आपका सिलेक्शन आसानी से हो सकेगा। और फिर अगर पढ़ोगे नहीं तो फिर वो सिलेक्शन नहीं होगा, तो वो ठोकर खा ली, फिर ठोकर खाने के बाद में आपको फिर अक्ल आएगी, हाँ यार पहले पढ़ लेता तो मेरा सिलेक्शन हो जाता। इसलिए ठोकर खाने से पहले ही समझ जाओ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लास्ट है, इसके बाद में एक सवाल और होगा। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, किससे हुई थी, सॉरी किसने की थी वो भी बता दूंगा, किससे हुई थी वो भी बता दूंगा, कैसे हुई थी वो भी बता दूंगा, ठीक है, सब कुछ बताऊंगा। बीएचयू 2017 का सवाल। अब देखिए बात ऐसी है कि आंसर तो आपको आता है कि पेनिसिलियम नोटेटम, ठीक है। तो इससे रिलेटेड मैं बात बता देता हूँ। एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। क्या नाम था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग था। वो बहुत ही उस समय बहुत महामारियाँ फैलती थी, जैसे आज फैल रही है कोरोना, वैसे पुराने समय में मेडिकल इतना डेवलप नहीं था, हमारा चिकित्सा विज्ञान इतना डेवलप नहीं था, तो उस समय बहुत सारी बीमारियाँ फैलती थी। तो वो एक टीके का निर्माण कर रहे थे। कौन कर रहे थे, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग एक टीका का निर्माण कर रहे थे, खोज कर रहे थे। तो उस दौरान उन्होंने क्या देखा, जब वो लेबोरेटरी में थे अपनी और काम कर रहे थे, तो वो काम करते करते उनको क्या हो गया कि उनका वो वहाँ से चले गए और पेट्री डिश जो होती है ना, छोटी सी एक डिश होती है, कांच की प्लेट होती है, उसके अंदर वो कुछ बना रहे थे और उसको वैसे के वैसे छोड़ के चले गए। उसके अंदर क्या था, उसके अंदर कुछ कवक थे। वो कवक धीरे धीरे उन्होंने अपनी ग्रोथ की, और जब उन्होंने दूसरे दिन वहाँ पर आके देखा, 1-1.5 दिन बाद आके देखा, तो उनको एक विशेष प्रकार की सफ़ेद कलर की, सफ़ेद रंग की एक ग्रोथ दिखाई दी। तो सफ़ेद रंग की उनको एक ग्रोथ दिखाई दी, तो उन्होंने कहा कि ये स्पेशल चीज़ क्या है। फिर उन्होंने उसका बारीकी से अध्ययन किया, गहन अध्ययन किया। फिर उनको बाद में उसको पता चला कि ये एक प्रकार का कवक है और इस कवक का नाम है पेनिसिलियम नोटेटम। और फिर उस पेनिसिलियम नोटेटम से उन्होंने इतिहास रचा था और एक बहुत ही खतरनाक क्रांतिकारी दवाई बनाई थी, जिसको आज हम पेनिसिलिन के नाम से जानते हैं। अब इस पेनिसिलिन की आज जो मार्केट में अवेलेबल है, ये इसके बहुत सारी फॉर्म है, इसकी लगभग 7 से लेकर 10 फॉर्म है, 10 अलग प्रकार की पेनिसिलिन आती है और ये 10 ही अलग अलग प्रकार के रोगों को ठीक करने में उपयोग की जाती है। तो अगर जानकारी आपको पसंद आई तो अभी तक भी अगर लाइक नहीं किया है तो कर दो यार, लाइक करने के कोई पैसे थोड़ी लगते हैं और सब्सक्राइब करने के भी पैसे नहीं लगते, तो कर दो। आपका अपना चैनल है यार, इतनी अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो लाइक बनता है, कमेंट बनता है और न्यू स्टूडेंट के लिए तो सब्सक्राइब भी बनता है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, अगला सवाल है हमारा, फलों में पाए जाने वाली शर्करा है। अब बहुत से स्टूडेंट इसको भी गलत कर देते हैं कि फलों में कौन सी शर्करा पाई जाती है। बीएचयू 2017 का सवाल है, फलों के अंदर पाई जाने वाली शर्करा आपको बतानी है, क्या होगी। ऑप्शन नंबर ए है हमारा सुक्रोज, बी है हमारा फ्रुक्टोज, सी है हमारा लेक्टोज और डी है हमारा मोनोज। अब जवाब आपको देना है, जवाब आपके हाथों में। फलों में पाई जाने वाली शर्करा कौन सी होगी, सुक्रोज होगी, फ्रुक्टोज होगी, लैक्टोज होगी या मोनोज होगी। क्या होगा इसका जवाब बताइए जल्दी से, सुक्रोज, फ्रुक्टोज, लैक्टोज और मोनोज।
इससे रिलेटेड में देखिए आपको सारे ही फंडे क्लियर कर देता हूँ। देखिए सबसे पहले देखिए जो फ्रुक्टोज होती है, फ्रुक्टोज वो कहाँ पर पाई जाती है, फलों में पाई जाती है। अब फल को इंग्लिश में क्या कहते हैं, फल को इंग्लिश में कहते हैं, सर मैं बताऊँ क्या, हाथ खड़ा करके बोलते हैं बच्चा, पीछे से एक तीसरी क्लास का बच्चा, सर फल को कहते हैं फ्रूट। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ आ रहा है, फ्रुक्ट। फ्रुक्ट और फ्रूट मिलते जुलते हैं, तो इसी से कोरिलेट करके आपको क्या याद हो गया कि फ्रूट में क्या पाई जाएगी, फ्रुक्टोज पाई जाएगी। ठीक है, तो आपको बिल्कुल क्लियर हो गया। अब गन्ने को क्या कहते हैं, गन्ने को कहते हैं सर शुगर केन। क्या कहते हैं, शुगर केन कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि उससे शुगर बनती है, इसलिए उसको शुगर केन कहते हैं। ऐसा आपको याद रखना है। तो गन्ने में कौन सी शर्करा पाई जाएगी, गन्ना भी शू से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे सुक्रोज भी शू से स्टार्ट हो रही है। तो ध्यान रखना, गन्ने के अंदर जो पाई जाएगी वो सुक्रोज और फलों के अंदर जो पाई जाएगी वो फ्रुक्टोज। इज दैट क्लियर। ये एक बहुत ही खतरनाक ट्रिक थी। ठीक है, इसके बाद में नीचे दिया गया है लैक्टोज। लैक्टोज, अब क्वेश्चन आपसे पशुपालन में कैसे पूछा जाएगा, देखिए ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन वो पूछेगा दूध के अंदर पाए जाने वाली शर्करा का नाम बताइए। फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे, फिर आपको पता नहीं चलेगा। अगर पढ़ा हुआ होगा तो आप जवाब दे दोगे लैक्टोज, अगर नहीं पढ़ा है तो फिर आप अटरम सटरम कुछ भी भर दोगे। ठीक है, तो दूध की जो शर्करा होती है वो लैक्टोज कहलाती है। और अब देखिए एक अमेजिंग बात और बताता हूँ, सुक्रोज, फ्रुक्टोज, लैक्टोज और मोनोज, ये चारों ही क्या है, ये चारों ही कार्बोहाइड्रेट हैं। क्या है, कार्बोहाइड्रेट हैं। तो वो आपसे ये भी पूछ सकता है कि फलों में पाए जाने वाला कार्बोहाइड्रेट है, तो क्या हो जाएगा इसका जवाब, इसका जवाब हो जाएगा फ्रुक्टोज। और अगर पूछ ले कि गन्ने में, तो गन्ने में हो जाएगा सुक्रोज। अगर पूछ ले दूध में, तो दूध में हो जाएगा आपका लैक्टोज। तो इस प्रकार के अमेजिंग क्वेश्चंस और इस प्रकार के अमेजिंग फैक्ट और इस प्रकार के फंडा क्लियर करने वाले क्वेश्चंस आपको सिर्फ और सिर्फ इंपीरियल एग्रो क्लासेस पे मिलेंगे। अब आपसे निवेदन है, एक दिल से, दिल की गहराइयों से निवेदन करूंगा, अगर इस क्लास से आपको कुछ भी सीखने को मिला हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबाना, और इसी के साथ आपको क्या करना है, इसी के साथ आपको इस वीडियो को शेयर करना है अपने फेसबुक पे, अपने इंस्टा पे, अपने व्हाट्सएप पे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये चीज़ पहुँच सके, ज़रूरतमंद तक ये चीज़ पहुँच सके। ठीक है, अब मैं स्वागत करना चाहूँगा राजकुमार जी सर का, क्योंकि बच्चे बहुत देर से वेट कर रहे हैं कि कब रिजल्ट सुनाएंगे, कब रिजल्ट सुनाएंगे। तो पहले राजकुमार जी आपको कुछ मोटिवेशनल बातें बताएंगे, फिर उसके बाद में 5-7 मिनट आपको वो मोटिवेशनल बातें बताएंगे, फिर उसके बाद में वो आपको रिजल्ट सुनाएंगे। तो आपको रिजल्ट अगर सुनना है तो पूरी क्लास अटेंड करिएगा। 5-7 मिनट वो आपको बात बताएंगे, फिर रिजल्ट सुनाएंगे। ठीक है, तो प्लीज़ कम राजकुमार जी बताइए इनको थोड़ा सा कुछ। सभी को प्यार भरा नमस्कार। इंपीरियल एग्रो क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है राजकुमार नागर और आज रिजल्ट सुनाने से पहले मैं आपसे कुछ बातें शेयर करना चाहता हूं जो कि आपके लिए, आपके जीवन के लिए, आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है। जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि इस समय कोरोना की वजह से, कोरोना के कारण जितनी भी इंस्टीट्यूट या कोचिंग इंस्टीट्यूट्स है, जो भी है, सब कुछ बंद है। किसी में भी कहीं भी क्लासेज नहीं चल रही और आजकल ऐसा लग रहा है जैसे कि सब लोग एक रेस्ट पीरियड में जा चुके हैं। कोई पढ़ाई नहीं कर रहा, सब लोग ऐसे टाइम पास कर रहे हैं, सब घर पे मस्तियाँ मना रहे हैं, मौज कर रहे हैं, सब ऐसे ही मज़े ले रहे हैं। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं और रोज़ रेगुलर क्लासेस ले रहे हैं। मैं डेली चेक करता हूँ, डेली देखता हूँ लाइव क्लास में 62, 70, 72, 75, 80, 86 तक लाइव आते हैं। तो वो लोग हैं, ये वो बच्चे हैं जिनको अपनी पढ़ाई इस लॉकडाउन में भी कंटिन्यू रखनी है और कंटिन्यू रख रहे हैं। मैं इनको आज बताना चाहूँगा कि आप अपनी ज़िंदगी का इतना बड़ा सेक्रीफाइस करके आप ये क्लास ले रहे हैं। कितना टाइम, कितना गोल्डन टाइम जो आप अपने घर में फैमिली मेम्बर्स के साथ खेलने कूदने में बिताते हो, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंस आप अपनी पढ़ाई को दे रहे हो, अपने एग्ज़ाम को दे रहे हो। अपनी मोबाइल में जो आप करते हो उसके अलावा जो भी चीज़ें हैं, जैसे आप व्हाट्सएप चला रहे हो, फेसबुक चला रहे हो, जो भी चीज़ें आप यूज़ करते हो अदर ऐप्स, उनको छोड़ के आप अपना यूट्यूब पे आधा घंटा, 1 घंटा जितना भी लेक्चर होता है आप उसको अटेंड करते हो और आप अपनी अच्छी से अच्छी परफॉर्मेंस देते हो। ये चीज़ काबिल तारीफ़ है। इसके लिए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आज कि मैं बता रहा हूँ आपको कि आप लोग मुझे इतनी खुशी हो रही है इस चीज़ को देख के, इस चीज़ को सुन के कि सर बता रहे थे कि सर अपनी क्लास में इतने लाइव आते हैं, इतने व्यू आते हैं। बहुत अच्छा लगता है और ख़ुद भी मैं चाहता हूँ कि आप लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा मदद करूँ, आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा गाइड कर सकूँ और आप लोगों का प्रॉपर गाइडेंस और प्रॉपर सपोर्ट में जितना मेरे से हो सके उतना मैं करूँ।
लेकिन ड्यू टू द रीज़न ऑफ टेक्निकल एरर मैं आपका ये सपोर्ट कर नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स है, जो टेक्निकल प्रॉब्लम्स है जो हमारे इसमें सिस्टम में आ रही है। इस वजह से मैं आपके लेक्चर्स कंटिन्यू नहीं कर पा रहा हूँ और टेस्ट सीरीज़ ही कंटिन्यू कर पा रहे हैं। और जितना भी है, जैसा भी है, जो भी चल रहा है बहुत अच्छा चल रहा है और आप लोग बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हो। इतने एग्रेसिव तरीके से आप लोग बिहेव कर रहे हो, आप लोग इतना अपने ऊपर काम कर रहे हो कि मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं बता नहीं सकता आपको कि इतनी खुशी हो रही है, इतना अच्छा लग रहा है मुझे कि आप लोग बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हो इन चीज़ों में। मैंने हाल ही में एक बुक पढ़ी थी जो एक रशियन फिलोसोफर की है, जिसका नाम है रोन कुर्तुस। आप लोग उसको सर्च मार सकते हैं, आप भी कुछ पढ़ सकते हैं उसमें। उसमें एक लाइन बहुत अच्छी लिखी हुई थी इसने, और वो लाइन थी एटीट्यूड टुवर्ड्स द वर्क। काम के लिए आपका क्या एटीट्यूड है। उसमें उसने लास्ट में लिखा हुआ था बीच में, यूज मिली सेकेंड्स ऑफ द टाइम। आपका जो समय है उसके मिली सेकेंड्स को भी आप यूज़ करो। मिली सेकेंड्स यूज़ मतलब जैसे कि आप कहीं बैठे हो, कुछ काम कर रहे हो, आपको लग रहा है कि आप उस टाइम पे फ्री हो, उस टाइम को भी आप यूज़ करो, यूटिलाइज करो एज ए स्टडी। आप अपने मोबाइल में, फ़ोन में नोट्स रखो, अपने यूट्यूब पे आप लेक्चर दोबारा देख सकते हो। आपके पास कई ऑप्शन है, कई अपॉर्चुनिटीज़ है कि आप अपने आप को रिवाइज कर सकते हो, अपग्रेड कर सकते हो। हर जगह पे सर्च मारो, यूट्यूब पे देखो, लेक्चर देखो, क्वेश्चन आंसर्स को दोबारा रिपीट कर लो, कहीं ना कहीं आपके काम आएंगे। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ये जो काल चल रहा है, ये जो समय चल रहा है, कोरोना काल ही बोलना चाहूँगा इसको, क्योंकि ये बहुत ही बुरा और बहुत ही बेकार टाइम है इस सदी का। इस काल के दौरान आप सबको पेशेंस बरतना है, और एक चीज़ सबसे बड़ी ध्यान रखनी है कि आप इस समय बहुत कुछ कर सकते हो, बहुत 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 कुछ कर सकते हो। क्योंकि इस समय किसी की कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं चल रही है, कोई बच्चे तैयारी इंस्टीट्यूट से कोचिंग जाके नहीं कर रहे हैं। इसमें आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, जो आप डेली रूटीन में रख के आप डेली यूज करते हो, अपनी ये क्लासेज डेली देख रहे हो या अपना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हो आप लोग, तो ये आपके लिए बहुत बेस्ट है। इसमें आप जितना अपना टाइम दोगे, जितने एफर्ट्स लगा दोगे, थोड़े बहुत एफर्ट्स लगाने हैं आपको, जितना इतना ज़्यादा पढ़ाई, इतना ज़्यादा तैयारी नहीं, बस अपना थोड़े से एफर्ट्स लगा दो, अपना थोड़ा सा टाइम दे दो। अब मैं बोल रहा हूँ आप बहुत कुछ कर जाओगे, क्योंकि ये एक ऐसा टाइम है जिस टाइम पे किसी की भी रेगुलरिटी नहीं रही। जो बच्चे कोचिंग जाते थे उनकी कोचिंगें छूट चुकी है, कई इंस्टीट्यूट्स की कोचिंगें बंद हो चुकी है, और कई बच्चे ऐसे हैं जिनके रेगुलर स्टडी जो चल रही थी, रेगुलेशन जो बना हुआ था अपनी स्टडी का, वो ख़त्म हो चुका है। तो आप लोगों के पास ये इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप लोग इसको अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हो और अपने आप को इस चीज़ के लायक बना सकते हो कि आप कहीं जाओ और आपके लिए बोले कि हाँ यार, ये बंदा इसने करके दिखाया बिना कोचिंग के। अब मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें बता देता हूँ। जैसे कि आप लोग जब तैयारी करते हो तो आपके माइंड में जो मोटिवेशन होता है या जो जुनून होता है, वो अप एंड डाउन चलता रहता है। कभी अप होता है, कभी डाउन होता है ना। तो उसमें क्या होता है कि ये क्यों होता है, इसका रीज़न है। इसका रीज़न ये है कि जब तक आप अपना गोल और अपना वो क्यू वाई सेट नहीं कर लोगे, तब तक आप मोटिवेट रह ही नहीं सकते। अगर आपको लंबे समय के लिए और लॉन्ग टाइम के लिए मोटिवेट रहना है, आपको लॉन्ग टाइम के लिए अपने आप को प्रूव करने के लिए आपको कंटिन्यू काम करना है, या आपको एक पूरी मेहनत लगन बिगन से काम करना है, तो उसके लिए आपको पहले मोटिवेट रहना पड़ेगा और अपना गोल और अपना वो क्यों सेट करना पड़ेगा। अब मैं पूछ रहा हूँ क्यों। क्यों बोले तो वाई का मतलब ये होता है, कोई भी काम आप अगर कर रहे हो तो उसको क्यों कर रहे हो, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस वर्क। ठीक है, आपका क्यों जो है वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। स्ट्रांग मतलब ये नहीं है कि बहुत बड़ा बॉडी बिल्डिंग हो गया ना। स्ट्रांग मतलब होता है कि आपका जो क्यों है उसके पीछे कहीं ना कहीं एक ऐसा रीजन हो जिससे आपको लगता है कि यार हाँ,
मुझे ये क्यों नहीं करना चाहिए, मुझे ये क्यों, इस वजह से, इस कारण से मुझे ये काम करना चाहिए। उसके लिए मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताना चाहूँगा। आप सब लोग एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स हैं और जहाँ तक मुझे पता है सब लोग एग्रीकल्चर फार्मर्स फैमिली से बिलोंग करते हैं। सबके पिताजी ऑलमोस्ट फार्मर होंगे, इसीलिए आपने, दैट्स वाई आपने एग्रीकल्चर चूज़ किया सब्जेक्ट। तो इसमें मैं आपको बता दूं कि जैसे ही आपके पिताजी या आपके फादर खेत पे काम कर रहे हो और आप दिन के 12 बज रहे हैं और आप उनके सामने जाओ और आप जब उनकी स्थिति देखो, उनकी कंडीशन देखो, तब आपको पता चलेगा कि क्यों मैं पढ़ूं। तब आपका क्यों सामने आएगा। दूसरी स्टोरी है जहां आपके पिताजी 4 लोगों के बीच में खड़े हों और उनके एक दोस्त बोले कि मेरा बेटा ये है, मेरे बेटे ने जेट में इतने नंबर लाए, मेरा बेटा आईसीआर में इतने मार्क्स से पास हुआ, मेरा बेटा ये सुपरवाइजर की क्वालिफाई करके बैठा हुआ है। तब आपके पिताजी पूरे गर्व के सामने बोले कि ये मेरा बेटा और इसने ये किया है। हमारे पिताजी 4 लोगों के बीच में कहे कि हाँ ये मेरा बेटा है और इसने इस एग्ज़ाम में फर्स्ट रैंक निकाली है, या ये जेट में फर्स्ट रैंक लाया है, या इतनी रैंक लाया है, इस कॉलेज में एडमिशन लिया है इसने। ऐसी ऐसे वाई बनाओ, इन इन चीज़ों को क्यों बनाओ अपना, क्यों कर रहे हो आप। तब जाके आपको पढ़ने में मज़ा आएगा और एक जुनून जगेगा। और अपने जो दिन की शुरुआत करो ना, उस दिन की शुरुआत सुबह उठते ही ये मत सोचना कि यार मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, कंफ्यूज मत रहना और उदास मत रहना। बस सुबह उठ के एकदम फ्रेश मूड में, एकदम फ्रेशनेस के साथ यही करना कि हाँ यार मुझे ये काम करना है और मुझे इसके लिए लगना है। मैं प्रॉमिस करता हूँ आप एक दिन अपने आप में इतना इम्प्रूवमेंट देखोगे, इतना आप इतने आगे बढ़ चुके होंगे कि आप खुद अपने आप को 1 साल पीछे देखोगे या 6 महीने पीछे देखोगे या 3 महीने पीछे भी अगर आप देखोगे तो आपको लगेगा कि हाँ यार मैं बहुत आगे निकल चुका हूँ। बहुत नहीं, बहुत बहुत आगे निकल चुका हूँ और आज मुझे ज़रूरत है और आगे जाने की, और अपनी फैमिली के लिए, अपने देश के लिए, अपने अपने घर के लिए, मुझे अपने पेरेंट्स के लिए बहुत कुछ करना है। अपनी पूरी जान लगा दो, अपना पूरा टाइम उसमें दे दो, जहां तक आपको ये नहीं लगना चाहिए कि यार मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूं। अपने अंदर सोचो कि यार कभी भी जो भी चीज करोगे ना आप, एक चीज याद रखना, कोई भी बंदा सामने वाला गलत या सही साबित नहीं कर सकता अंटिल यू। आप या कोई भी किसी को गलत नहीं बता सकता। जिस दिन आपके अंदर से ही आ जाए ना कि यार ये काम गलत है, तो वो गलत है, और जो आ जाए कि ये सही है तो बिल्कुल सही है। इसलिए अपने माँ बाप के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, सबके लिए अपने आप को और आगे बढ़ाओ। उनको प्राउड फील होना चाहिए कि आप लोग हो, आप लोग उनके उनके बच्चा है, उनके बेटे, उनके बच्चा या बच्ची जो भी है, जो मतलब इतना आगे बढ़ चुका है या इतना अच्छा हो चुका है, इतना अच्छा बन चुका है कि आज आज उनको ज़रूरत नहीं पड़ रही कि इसको पढ़ने के लिए मैं बोलूँ। खुद इतना सिंसियर हो चुका है कि खुद पढ़ने लगा है। और इसी के साथ ही मैं अपने शब्दों को विराम देते हुए आपके परिणाम को घोषित करता हूँ, जिसमें प्रथम स्थान हासिल किया है उनको मैं सबसे बाद में, लास्ट में बताऊंगा, और सेकंड वाले को सेकंड नंबर पे, सेकंड लास्ट, और थर्ड वाले को थर्ड लास्ट पे। जैसा कि इसमें नाम दिए हुए हैं, उसमें सबसे पहला नंबर आता है राधिका, 44 मार्क्स हैं इनके। राज प्रजापति, इनके 68 मार्क्स है। पिंकी यादव, इनके 84 मार्क्स है। करण सिंह 76, दीपक सिंह 72, विजय 40, अंजू गुर्जर 68, सचिन 56, पवन कुमार 96, कमलेश यादव 64, कन्हैया 40, विकास समोटा 76, सुमन काजला
80, ओम प्रकाश कुमार 72, स्मिता सैनी 60, कमल कुमार 52, शुभम सरोज 56, साक्षी तटवाड़े 72, अमित कुमार बेरवा 52, परीक्षित 92, जितेंद्र सैनी 48, भरत 40, काव्यांजलि, क्या नाम है, काव्यांजलि 52, अंजू चौधरी 64 और नितेश मीणा 56, कमल यादव 84, पवन मीणा 64, आकाश चौधरी 52, नीरज 44, दिनेश जाट 48, प्रभाकर 48, प्रियांशु 80, विकास मीणा 48, सोनू 68, प्रवीण 32। और अब समय आ चुका है उनका जिन्होंने इस एग्ज़ाम में अच्छी परफॉर्मेंस की है। अच्छी नहीं बोलूँगा मैं, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की है, जिनके नाम मैं बताना चाहता हूँ। रैंक 3rd है कमलेश जाट 96, दूसरे स्थान पर आए दिलकुश मीणा जिनके हैं 100 मार्क्स। और अब बारी आती है उन स्टूडेंट्स की जिन्होंने प्रथम स्थान हासिल किया है। तो सब लोग तैयार हो जाइए। उन टॉपर्स के नाम हैं, पहला प्रकाश विद 104 मार्क्स एंड BL मीणा विद 104 मार्क्स। ये 2 लोग हैं जिन्होंने प्रथम स्थान हासिल किया है। इन दोनों स्टूडेंट्स को बहुत बहुत बधाई है इंपीरियल एग्रो क्लासेज की तरफ से। और इसी के साथ ही आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट आपका अगला टेस्ट 25 जून 11:30 बजे होगा मॉर्निंग में, जिसमें 40 क्वेश्चंस एग्रीकल्चर के प्लस 40 क्वेश्चंस बायोलॉजी के होंगे। तो सब लोग तैयार रहिए। गुड लक फॉर योर नेक्स्ट एग्ज़ाम। बाय बाय।